हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा इंडियन इकोनॉमी चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के एंड तक आते आते जो मिडिल मैन था उसको रिमूव कर दिया गया, कुछ छोटे मोटे स्मॉल एरियाज को छोड़ के। अब फार्मर्स की बेटरमेंट के लिए भी कुछ मेजर्स लिए गए, लाइक रेगुलेशन ऑफ टैक्सेस को रेगुलेट कर दिया, फार्मर को सिक्योरिटी के राइट्स दे दिए गए और कुछ फार्मर्स को लैंड ऑनरशिप के राइट्स भी दे दिए गए। अब एग्रीकल्चर एंड लैंड होल्डिंग्स की रीऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कुछ मेजर्स लिए गए, लाइक लैंड सीलिंग हो गया, चकबंदी हो गया। लैंड सीलिंग मतलब लैंड सीलिंग डिटरमाइंस द मैक्सिमम लैंड जो कि एक फार्मर अपने पास रख सकता है। अगर उस लैंड से ज्यादा मैक्सिमम लैंड का जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, अगर उससे ज्यादा किसी फार्मर के पास लैंड है तो वो इलीगल मानी जाएगी। चकबंदी मींस कि एग्रीगेट द डिवाइडेड एंड ब्रोकन लैंड, कोई भी डिवाइडेड या ब्रोकन लैंड को एक ही जगह पे एग्रीगेट करके फार्मर को दे देना। सपोज किसी फार्मर के पास थोड़ी सी लैंड यहाँ पे है, थोड़ी सी यहाँ पे है, थोड़ी सी यहाँ पे है, तो ये सारी लैंड को इकट्ठा करके उस फार्मर को एक ही जगह पे चकबंदी के थ्रू लैंड दे दी जाती थी। अब कोई भी लैंड एरिया जो 1 हेक्टेयर से कम का है उसको बोलते थे मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स। 1 से लेकर 4 हेक्टेयर एरिया का जो लैंड होल्डिंग होती है उसको बोलते हैं स्मॉल लैंड होल्डिंग, और 4 हेक्टेयर से ज्यादा का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं लार्ज लैंड होल्डिंग्स। चकबंदी को इंडिया में फर्स्ट टाइम 1920 में इंप्लीमेंट किया था बड़ौदा में। ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी थर्ड 5 ईयर प्लान के टाइम पे, 1960s का टाइम जिसको हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन की कोई एग्जैक्ट डेट वगैरह नहीं है कि इसी डेट पे ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी। अगर आप गूगल पे भी सर्च मारोगे या किसी भी बुक में देखोगे तो 1960s का टाइम ही दिया हुआ है। जो ग्रीन रेवोल्यूशन का मोस्ट पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा था वो पड़ा था वीट की क्रॉप पे, क्योंकि वीट की जो प्रोडक्शन थी ना वो उस टाइम पे 500% इंक्रीज हो गई थी। अब फार्मर्स जो फाइनेंस लेते हैं एग्रीकल्चर को ग्रो करने के लिए, जो कुछ पैसा उधार पे लेते हैं वो कुछ अनऑर्गेनाइज्ड सोर्सेस से भी लेते हैं, कुछ ले लेते हैं ऑर्गेनाइज्ड सोर्सेस से। अब सबसे पहले हम देखते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सोर्सेस कौन से हैं जहां से कि फार्मर एग्रीकल्चर फाइनेंस लेते हैं। वो आ जाते हैं मनी लैंडर्स हो गए, मनी डीलर्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए। अब मनी लैंडर मनी डीलर कौन हो गए? जैसे सेठ वगैरह होते हैं। रिलेटिव हो गए हमारे रिश्तेदार, बिजनेसमैन, कोई बड़ा बिजनेसमैन है उससे भी ले लेते हैं फाइनेंस। लैंडलॉर्ड जिनके पास बहुत सारी जमीनें हैं उनसे ले लेते हैं, या फिर कमीशन एजेंट्स, जो एजेंट्स उनको फाइनेंस दिला देते हैं और बीच में अपना कमीशन ले लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनाइज्ड सोर्सेस। ऑर्गेनाइज्ड सोर्सेस कौन से हैं? कोऑपरेटिव कमेटीज हो गई, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गई, कमर्शियल बैंक्स हो गई, रीजनल रूरल बैंक्स हो गई, या फिर गवर्नमेंट से भी एग्रीकल्चर फाइनेंस ले लेते हैं। कोऑपरेटिव क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई थी 1904 में सबसे पहले, और जो प्राइमरी कोऑपरेटिव कमेटीज है वो क्रेडिट देती है शॉर्ट पीरियड के लिए, और जो स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है वो क्रेडिट देती है लॉन्ग पीरियड के लिए। फिर आती है लैंड डेवलपमेंट बैंक। लैंड डेवलपमेंट बैंक स्टैब्लिश हुई थी 1919 में इन द फॉर्म ऑफ लैंड मॉर्टगेज बैंक। लैंड डेवलपमेंट बैंक देती है लॉन्ग टर्म लोन्स फार्मर्स को। फिर हम बात करते हैं नबार्ड की। नबार्ड मींस नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको नबार्ड भी बोलते हैं। नबार्ड एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है रूरल क्रेडिट के लिए, जहां से कि जो रूरल पॉपुलेशन है वो क्रेडिट लेती है। क्रेडिट मतलब समझते हो ना, उधार पे पैसा लेती है। नबार्ड एस्टैब्लिश हुई थी 12 जुलाई 1982 में बाय द मर्जर ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट। 2 डिपार्टमेंट मर्ज हुए थे, एक तो था एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, दूसरा था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये दोनों डिपार्टमेंट मर्ज होके क्या बना था? नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब इसकी जो रिकमेंडेशंस थी वो किस पे बेस्ड थी? वो रिकमेंडेशंस बेस्ड थी शिवरमन कमेटी पे। ठीक है, उस पे बेस्ड शिवरमन कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी और उस पे बेस्ड नबार्ड एस्टैब्लिश हुई। अब शुरू में जो नबार्ड की ऑथोराइज्ड शेयर्ड कैपिटल थी वो थी 500 करोड़। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी होती है? क्या होती है? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी या कोई बैंक वो कितना अपने शेयर होल्डर्स को पैसा दे सकती है। ठीक है, तो नबार्ड का कितना था? सबसे पहले 500 करोड़, मतलब कि नबार्ड 500 करोड़ अपने शेयर होल्डर्स को
500 करोड़ तक के शेयर्स अपने शेयर होल्डर को दे सकती है। हाउएवर आफ्टर एन अमेंडमेंट इन इट्स ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, उसके बाद फिर जो इसकी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल थी उस पर अमेंडमेंट हुई, उसके अमेंडमेंट के बाद इसकी ऑथराइज्ड जो कैपिटल थी वो इंक्रीज होके 5000 करोड़ हो गई फ्रॉम 1 फरवरी 2001। उसके बाद फिर एक बिल आया जिसका नाम था नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2017। तो उसके थ्रू फिर से इसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल इंक्रीज कर दी, और इंक्रीज करके कितनी कर दी, 30,000 करोड़, जो कि पहले का 6 टाइम्स था। और साथ ही साथ जो आरबीआई, पहले आरबीआई के अंडर काम करती थी और आरबीआई से भी ये एग्जिट हो गई। कब हुई थी, जनवरी 2018 में। फिर बात करते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी देना ह्यूमन को, ठीक है, बाय इंश्योरिंग एक्सेस टू एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी फूड, लोगों को एडिक्वेट क्वांटिटी में क्वालिटी फूड देना एट अफोर्डेबल प्राइसेस, सो दैट कि जो लोग हैं वो अपनी लाइफ डिग्निटी के साथ जी सकें। अब इस एक्ट को नोटिफाई किया था 10 सितंबर 2013 में, और उस टाइम पे इसके अंदर कितने हाउसेस कवर हुए थे, 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन, जिनको की सब्सिडाइज्ड प्राइस पे फूड ग्रेन्स मिलते थे अंडर टीपीडीएस। टीपीडीएस मींस टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके अंदर मतलब कि 75% रूरल पॉपुलेशन कवर हो रही थी और 50% अर्बन पॉपुलेशन कवर हो रही थी, जिनको की फूड ग्रेन्स सब्सिडाइज्ड प्राइस पे मिलते थे। तो टोटल जो थी हमारी पॉपुलेशन, 2/3 पॉपुलेशन कवर हो रही थी जिनको फूड ग्रेन सब्सिडाइज्ड प्राइस पे मिलते थे। अब जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसका मेन पर्पस क्या था, उसका मेन फोकस किस चीज पे था, उसका मेन फोकस था वुमेन एंड चिल्ड्रन को न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना। फिर हम बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम इन इंडिया। लैंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम में क्या क्या चीजें आती है, सबसे पहले एलिमिनेशन ऑफ इंटरमीडियरीज जो होती थी उनको खत्म कर दिया गया। फिर आते हैं टेनेंसी रिफॉर्म्स। पहले होता था ना, टेनेंट्स वगैरह होते थे, रेंट बड़े ज्यादा हाई होते थे, तो वो उन सब चीजों को रेगुलेट कर दिया कि हाँ एक फिक्स रेंट होगा और टेनेंट का भी कुछ लैंड ओनरशिप उसमें होगी। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ सीलिंग ऑफ लैंड पर फैमिली लैंड सीलिंग कर दी कि एक फैमिली के पास इतनी ही लैंड होगी। अगर उससे एक्स्ट्रा लैंड है, उस फैमिली के पास सरप्लस लैंड है, तो उस सरप्लस लैंड को लैंडलेस पीपल के बीच में बांट दिया जाता था। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, चकबंदी कर दी, कंसोलिडेट कर दी होल्डिंग्स, ऐसे नहीं अलग अलग जगह पे टुकड़ों में बटी हुई है, एक ही जगह पे लैंड फार्मर्स को दे दी। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे प्लानिंग इन इंडिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।